जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग पार्ट 3। बैंकिंग पार्ट 1 में हमने जाना आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता होता क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। पार्ट 2 में हमने जाना बैंकिंग के सावधि जमा खाते के बारे में। और आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बैंकिंग कराधान के बारे में, जो कि अधिकांश व्यक्तियों को सबसे हार्ड लगता है, सबसे कठिन लगता है। और अधिकांश व्यक्ति इस क्वेश्चन को करने से घबराते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हो तो 100% बोल सकता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट एकदम या एक कंटेंट्स एकदम क्या हो जाएगा जी, इजी लगेगा। तो चलिए आज इन्हीं कंटेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यही शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। बस आपका आज का टॉपिक है कराधान, ठीक है। रही बात आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता से संबंधित जो आपका लिंक होता है, ठीक है, उस लिंक को मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। अगर कोई त्रुटि निकलती है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज़, ठीक है, कमेंट कीजिए। उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके पुनः प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को पूरा करते हो तो 100% आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपका कराधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा वह सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो क्या होता है। स्टेप पहला होता है, सबसे पहले हमें व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति नाम, ठीक है, महिला हो या पुरुष, जो भी नाम दिया है उसका सबसे पहले हमें वार्षिक आय निकालना होता है। पहले होता है वार्षिक आय निकालते हैं। वार्षिक आय निकालने के पश्चात हम लोग यह देखते हैं कि वह कोई ट्रस्ट में दान दे रहा है या नहीं। तो देखो ध्यान से, अगर वह ट्रस्ट में दान देता है तो दान देने वाली राशि को निकाल लेते हैं। और दान देने वाली राशि में अक्सर यह कहा जाता है कि 50% तक छूट रहता है। तो दान देने वाली राशि में निकालने के पश्चात क्या करते हैं, जो उसका 50% निकाल कर वास्तविक आय से घटा देते हैं, जिससे हमें शेष की राशि प्राप्त हो जाती है। मतलब ट्रस्ट में दान दी गई राशि को ज्ञात करते हैं और ट्रस्ट में दान दी गई राशि से ही हम लोग 50% निकाल लेते हैं। और उसके 50% को हम लोग क्या करते हैं जी, ठीक है, जो शेष, ठीक है, हम लोग को वो जो वार्षिक आय है उसके वार्षिक आय में से घटाते हैं। वार्षिक आय में से घटाने के पश्चात, ठीक है, जो आपका राशि बचता है उसको शेष राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, शेष राशि। अब आपको शेष राशि प्राप्त हुआ। शेष राशि प्राप्त होने के पश्चात हम क्या करते हैं, आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि ज्ञात कर ली जाती है। तो ये जमा कुल राशि क्या होता है, देखो, वह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, ठीक है, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है, वह राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करता है। तो इन सभी राशि को वार्षिक ज्ञात करते हैं। और वार्षिक ज्ञात करके क्या करते हैं जी, ठीक है, उसको जोड़ लेते हैं। और जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके, जो भी देते हैं उतना को जोड़ लेते हैं। और जोड़ कर करके, ठीक है, आयकर की छूट राशि सीमा के अनुसार, ठीक है, उसकी राशि को घटा देते हैं। मान ले जाए आयकर की सीमा की राशि के अनुसार 1 लाख तक छूट होता है। अधिकतर हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें 1 लाख तक छूट है। तो देखो 1 लाख तक छूट होता है अगर आपका जीवन बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत पत्र और आपका, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि का तीनों का योग 1 लाख से कम होता है। तो 1 लाख से कम वाले जो राशि होती है उसी को घटाते हैं। किसमें से, तो उसकी वार्षिक आय में से। तो उसकी वार्षिक आय में से उसी कम, जो 1 लाख से कम प्राप्त हुआ है ना, उसी राशि को घटाते हैं। मान ले जाए तीनों का आय, सामान्य भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, और भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम, तीनों का मिलाकर, कुल मिलाकर आय आपको यदि 1 लाख से अधिक होता है तो केवल 1 लाख हम माइनस करेंगे। केवल 1 लाख रुपए हम लोग क्या करेंगे जी, घटाएंगे। और 1 लाख घटाकर जितना पैसा बचेगा या जितनी राशि बचेगी वह राशि कर योग्य राशि हो जाती है। क्या होती है जी, कर योग्य राशि हो जाती है। अब कर योग्य राशि ज्ञात कर लेते हैं। अब कर योग्य राशि जैसे ही ज्ञात होता है तो हमें यह देखना होता है कि उसमें 20%, ठीक है, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा कि 10% टैक्स लगेगा। यह आयकर की दरें निर्धारित करती है
कि उसमें 10% टैक्स लगेगा या 20% टैक्स लगेगा। अब आयकर के दर क्रमांक के अनुसार जितना भी आपका दिया रहता है 10%, 20% उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखा होता है कुछ रुपए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी छूट रहता है, छूट की राशि को घटा देते हैं। छूट की राशि जैसे घटाते हैं उसमें से क्या करते हैं जी, उसके बाद के पैसा का कर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद के पैसा का कर निकालते हैं। अब जैसे ही उसके बाद के पैसा का कर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा उपकर। जैसे ही आपको शिक्षा उपकर प्राप्त होता है, शिक्षा उपकर प्राप्त होने के पश्चात जैसे ही आपको आयकर प्राप्त होता है, अब आयकर प्राप्त हुआ उसके पश्चात जो आयकर मिला उसी का अक्सर 3% या 2 भागों में बाँटता है। 3% को 2 भागों में बाँटेंगे तो 2% और 1%, उसका हम लोग क्या करते हैं जी, उसका हम लोग शिक्षा उपकर करते हैं। आयकर की राशि ज्ञात होने के पश्चात आयकर की राशि का ही 3% ज्ञात किया जाता है और ज्ञात करके हम लोग शिक्षा उपकर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही आपको शिक्षा उपकर ज्ञात होता है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, और शिक्षा उपकर और आयकर दोनों को जोड़कर कुल देय राशि या कुल देय आयकर ज्ञात कर लेते हैं। दोनों को जोड़कर कुल देय आयकर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार इन 6 स्टेप्स को पूरा करते हुए आप किसी कराधान से संबंधित क्वेश्चन की, ठीक है, क्या करते हैं जी, देय आयकर की गणना कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला में चलते हैं। आपके सामने प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है? वित्तीय वर्ष, प्रश्न क्रमांक पहला कहता है वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, ठीक है, 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम का वार्षिक, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा, ठीक है, 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में क्या करता है जी, जमा करता है। देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, ठीक है, आदि में नियोजित राशि की अधिकतम 1 लाख रुपए तक कर मुक्त, ठीक है, आयकर की दरें, ठीक है, कर मुक्त हो, क्या होती जी, 1 लाख तक कर मुक्त हो तो आयकर की दरें निम्नानुसार है, ठीक है। क्या है आयकर की दर में? देखो क्रमांक 1, ठीक है, कर योग्य राशिमा 2 लाख तक कोई कर नहीं, 2 लाख तक कोई कर नहीं, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 20%। शिक्षा दे आयकर 3%, शिक्षा दे आयकर 3%। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं कंटेंट तैयार कर रखा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या लिया है, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितना बोला गया है जी, 3,60,000, 3,60,000 हो गया। अब 3,60,000 हमें प्राप्त हो गया। अब 3,60,000 प्राप्त करने के पश्चात हम क्या करेंगे, ठीक है, ये 3,60,000 होगा। अब देखो यहाँ पर वो ट्रस्ट हम दान देता है तो नहीं देता है, तो दूसरा वाला टॉपिक है जो ट्रस्ट वाला दान देने वाला था उसको छोड़ करके हम लोग अगला टॉपिक में आ जाएंगे। अगला टॉपिक है आयकर की धारा 80 के अंतर्गत कुल जमा राशि, ठीक है, आयकर की धारा 80 के अंतर्गत कुल जमा राशि तो कितना कितना जमा करता है जी, देखो सामान्य भविष्य निधि में वह जमा करता है आपका कितना, ठीक है, 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये प्रति महीना प्लस जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है आपका 20,000 रुपये 1 वर्ष में, ठीक है। और वह राष्ट्रीय बचत जमा खरीदता है क्या? नहीं, इसलिए राष्ट्रीय बचत पत्रक हो गया 0। अब देखो सामान्य भविष्य निधि में वह जमा करता है 1 महीना में कितना, ठीक है, 4,000, लेकिन उन्होंने क्या बोला है आपका वार्षिक निकाल रहे हो, इसलिए 12 से गुणा करूंगा मैं, तो 12 चौक 48, ठीक है, 48,000, ठीक है, प्लस आपका 20,000, ठीक है, कितना से आपका 20,000, ठीक है, कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है। इन तीनों को दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 68,000। कितना हो जाएगा आपका जी 68,000। अब यहाँ पर देखो 68,000, लेकिन क्या बोला गया है आय में, ठीक है, आय में छूट राशि, आपका आय में 1 लाख रुपये तक का छूट है, लेकिन बता दूं आप 1 लाख रुपए का तो सामान नहीं लिए हो तो 1 लाख का कहाँ से छूट होगा, तो आयकर में छूट कितना जी आपका 1 लाख था है, तो क्या करूँगा मैं, क्या बोला था, अब मुझे, ठीक है, वार्षिक, ठीक है, कर्मचारी की वार्षिक आय में, ठीक है, में से इसी 68,000 मैं 1 लाख रुपए तक नहीं घटाऊंगा,
केवल 68,000 ही घटाऊंगा। केवल कितना जी? 68,000 ही घटाऊंगा। और 68,000 घटा करके मैं उसकी वार्षिक आय ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, कर योग्य राशि ज्ञात कर लूंगा। जैसे कि आपका 3 लाख, ठीक है, कितना है आपका जी? 3,60,000 रुपये है उसका कितना? ठीक है, उसकी आय, वार्षिक आय, उनमें से मैं 68,000 घटा दूंगा। ठीक है, 68,000 कितना जी? घटा दिया। तो 68,000 घटाने पर मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है आपका 2 लाख, ठीक है, 92,000। 2,92,000 प्राप्त होता है। यही 2,92,000 को मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो देय आयकर की दर क्रमांक 3 के अनुसार, ठीक है, 2 लाख तक कोई कर नहीं, और 2 लाख, ठीक है, 1 रुपये से 5 लाख तक 10%। तो देखो मेरा पैसा कितना है? केवल 2,90,000। तो मुझे 2 लाख तक कोई कर नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे 90,000 दिया है ना, 2,90,000, उनमें से 2 लाख तक कोई कर नहीं, इसलिए मैं 2 लाख को घटा दूंगा। 2 लाख, ठीक है, 92,000 है, उनमें से मैं 2 लाख को घटा दूंगा, और बचा कितना आपका जी? 92,000। बचा कितना आपका? 92,000। तो मुझे ब्याज कितना का देना पड़ेगा? ओनली 92,000 का। तो सर आपके पास तो पैसा 2,92,000 है, तो कहा गया है 2 लाख तक कोई कर नहीं। कहाँ तक जी? 2 लाख तक कोई कर नहीं। तो 2 लाख को मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास 2,92,000 था, मैंने 2 लाख को माइनस कर दिया। कितना बचा मेरे पास? 92,000। और इसी 92,000 का 10%, 92,000 का 10%, 10% 100 हो गया। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, कितना हो जाएगा आपका? 9,200। अब मैं क्या करूँगा? 9,200 का मैं, ठीक है, शिक्षा उपकर निकालूंगा। ठीक है, 9,200 का मैं क्या निकालूंगा जी? शिक्षा उपकर निकालूंगा। तो 9,200 का शिक्षा उपकर कितना परसेंट? 3% बोला था मुझे। तो 9,200 का शिक्षा उपकर, तो 9,200 गुणा 3, ठीक है, बटे 100, ये दोनों यहाँ से कैंसल, गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? गुणा करा रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 276। कितना हो जाएगा? 276। अर्थात शिक्षा उपकर भी कितना हो गया आपका? शिक्षा उपकर भी हो गया आपका 276। ठीक है, 276। चलिए अब क्या निकालते हैं? अब हम लोग को कुल शिक्षा उपकर भी निकल गया। अब कुल शिक्षा उपकर निकालने के पश्चात हम लोग क्या निकालेंगे उसका जी? हम लोग उसका निकालेंगे देय, ठीक है, देय आयकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी जी? देय, ठीक है, देय कुल आयकर, आयकर, देय कुल आयकर बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना? तो देय कुल आयकर बराबर आपको हो जाएगा शिक्षा आयकर, ठीक है, प्लस शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर देय आयकर कितना है आपका? देय आयकर 92,000, शिक्षा उपकर 276, कुल मिलाकर आपका हो जाएगा कितना? तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 92, 94, 76। देखिए कुल देय आयकर कितना होगा? कुल देय आयकर 900, ठीक है, 9476। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए डियर फ्रेंड, इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक, ठीक है, एक अधिकारी की वृत्ति वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया छोड़ करके 7 लाख, कितना है जी आपका? 7 लाख रुपये, 7,20,000 रुपये है। ठीक है, उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह आपका, ठीक है, 4,000 रुपये, जीवन बीमा प्रीमियम में प्रति माह आपका कितना जी? 3,000 रुपये। ठीक है, और आपका 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। और एक अनाथ आश्रम में, ठीक है, क्या होता है जी आपका? ठीक है, कितना? 20,000 रुपये का दान देता है। 20,000 का दान देता है, कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखो, यदि जिस पर 50% टैक्स से क्या है जी आपका? छूट मिलता है। यदि सभी बचत पत्र पर, ठीक है, छूट की अधिकतम सीमा, ठीक है, सीमा 1 लाख रुपए हो तो उस, ठीक है, अधिकारी द्वारा देय आयकर की दर, ठीक है, अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। देय आयकर की दरें निम्नानुसार है।
ठीक है। आयकर कितना है जी आपका 2 लाख तक कोई कर नहीं, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख तक आपका कितना परसेंट 20% है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है जी, देखो ध्यान से। उस व्यक्ति की वार्षिक आय आपको मिल गया कितना 7 लाख, ठीक है 20,000। 7 लाख कितना है जी आपका 20,000 है, ठीक है। वह अनाथ आश्रम में कितना दान करता है, तो वह अनाथ आश्रम में दान की राशि है आपका पास 20,000 रुपए। अनाथ आश्रम में दान की राशि कितना है जी आपके पास 20,000 रुपए है, ठीक है। कितना है आपका 20,000 रुपए है। तो अनाथ आश्रम में दान की राशि का 50% अर्थात 20,000 का, ठीक है 50% बटे 100, यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो, मतलब आपका आ गया 10,000। कितना आ गया जी 10,000 रुपए। अर्थात छूट की गई राशि कितना हो जाएगा, तो 20,000 में 10,000 छूट है, ठीक है 20,000 में 10,000 क्या है जी आपका छूट है, बराबर आपका हो जाएगा कितना 10,000। ये 10,000 आ गया। अब शेष आयकर मैंने क्या बोला था, अब ये दोनों ज्ञात कर लिए। अब शेष आयकर कैसे ज्ञात करते हैं, वार्षिक आय में घटाने के लिए बोला था मैं। तो वार्षिक आय आपका कितना है जी, वार्षिक आय आपका 7,20,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए, जो उसको 50% छूट मिलता है। तो कितना हो जाएगा 7,10,000 रुपए, 7,10,000, ठीक है। और आयकर की धारा 80 के अंतर्गत जमा कुल राशि, ठीक है जमा कुल राशि, तो देखो ध्यान से, सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल राशि है आपका, ठीक है 4,000, और लेकिन प्रति महीना है, उसको 12 महीना में कन्वर्ट करना है। जीवन बीमा प्रीमियम जो कि आपका कितना है जी 3,000 रुपए है, ठीक है कितना है 3,000 रुपए है, प्रति महीना है, उसको भी 12 महीना में करना है। इसलिए 12 गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो महीना में है, जो महीना में दिया है उसको वर्ष में चेंज करना है। और राष्ट्रीय बचत पत्र आपका 30,000 रुपए का, ठीक है। कुल मिलाकर आपका 12 चौक 48 प्लस 12 तिया 36 प्लस 30, सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है 1,14,000, 1,14,000, 1,14,000, ठीक है। कितना मिला जी 1,14,000 तो मिला, लेकिन आय में छूट की राशि 1,00,000 रुपए है। तो कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, मेरे पास 7,10,000 रुपए है, ठीक है। उस 7,10,000 में से मैं 1,14,000 नहीं घटाऊंगा। अगर 1,00,000 से कम हो रहा हुआ तो जितना राशि मेरे के, ठीक है आयकर की धारा 80 के अंतर्गत, ठीक है कुल जमा राशि को पूरा घटा दूंगा, अगर वह 1,00,000 से कम है। अगर 1,00,000 से ज्यादा है तो मुझे केवल 1,00,000 रुपए ही घटाना है। कितना घटाना है जी, केवल 1,00,000 रुपए ही घटाना है। तो यहाँ से मैं केवल 1,00,000 रुपए ही घटाऊंगा, ठीक कितना जी 1,00,000 रुपए। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 6,10,000, 6,10,000। अब दिए गए आयकर की दर क्रमांक 3 के अनुसार 2,00,000 तक कोई कर नहीं, और 2,01,000 रुपए से 5,00,000 तक 10%, और 5,00,000, ठीक है 5,00,000 क्या बोल रहा हूँ जी 5,01,000 रुपए से 10,00,000 तक 20%। तो मेरा जो अमाउंट है जरा ध्यान दो, वह 5,00,000 से अधिक है, ठीक है कर योग्य राशि 5,00,000 से 5,10,000 से अधिक है। तो 5,00,000 से जितना अधिक है उसका 20%, और 5,00,000 से जितना कम है उसका 10%। तो 5,00,000 से कितना कम है, तो 5,00,000 से कम, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 6,10,000, ठीक है माइनस 5,00,000, ठीक है कितना लिख लिया मैं आपका 5,00,000, ठीक है का 20% प्लस आपका, ठीक है कितना है आपका, तो आपके पास देखो अब 5,00,000 बचा है। अब 5,00,000 में से, ठीक है माइनस 5,00,000 में से 2,00,000 तक का 0, ठीक है उसका 2,00,000 तक, ठीक है 2,00,000 का, ठीक है कितना जी
2,00,000 का 10%, 2,00,000 का 10% माइनस करके तो कितना आ गया? क्यों? क्योंकि 2,00,000 रुपये मैं इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि 2,00,000 रुपये क्या है आपका जी, ठीक है। देखो 2,00,000 तक कोई कर नहीं बोला है, तो कितना बचा आपके पास? 3,00,000, 3,00,000 का, ठीक है, 3,00,000 का 10% बट्टे 100 और आपका प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1,10,000 का, ठीक है, कितना परसेंट जी? 20% बट्टे 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये कट गया। यहाँ पर होगा 1,11,000, 1,10,000 का आपका 20%। तो 3,00,000 का अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो 2 जीरो कैंसिल ऊपर नीचे से 30,000 आ गया और आपका यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000 का आपका 2 के साथ गुणा करा दिया तो कितना हो गया आपका जी? 22,000 और कुल मिलाकर हो जाएगा आपका कितना? कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 52,000, ठीक है। कितना हो जाएगा जी आपका? 52,000, ठीक है। कितना हो गया आपका? 52,000। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 52,000 है, ठीक है। 52,000 का शिक्षा उपकर, 52,000 का ही मुझे क्या निकालना है जी? शिक्षा उपकर निकालना है। यहाँ पर निकालूंगा मैं शिक्षा, ठीक है। क्या निकालूंगा जी मैं आपका? शिक्षा उपकर बोला है। क्या बोला है जी? शिक्षा अतिरिक्त शिक्षा उपकर, ठीक है। यहाँ पर बोला है मुझे शिक्षा उपकर, तो चलिए मैं शिक्षा उपकर ज्ञात कर लेता हूँ। कितना परसेंट? तो यहाँ पर हो जाएगा 52,000 का ही मुझे 3% बोला गया है। ये यहाँ से कर दिया मैंने 3%, तो कितना हो जाएगा? 52,000 का 3%, तो ये हो जाएगा आपका 2 शून्य 0, 2 तिया 6 और 2 पंछे 15, ठीक है। 15,000 नहीं 1,560 हो गया, 1,560। कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, ठीक है। कुल देय आयकर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 52,000 रुपया आपका कुल आय, ठीक है। देय आयकर या आयकर बोल सकते हो और यहाँ पर शिक्षा उपकर आपका 1,560, कुल मिलाकर आपका हो जाएगा आपका 53,500, ठीक है, 60 रुपया। 53,560 रुपये हमें शिक्षा उपकर देना होगा, ठीक है। 53,700 हमें क्या देगी जी? शिक्षा उपकर देना होगा, ठीक है। चलिए ये आपका दूसरा वीडियो है। अब तीसरा वीडियो हम लास्ट में देखते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को हल करने वाला हूँ। चलिए ये आज का पुनः तीसरा वीडियो है, ठीक, सॉरी तीसरा आपका क्या है जी? क्वेश्चन है। इस तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं और उसके कंटेंट पहले समझते हैं। एक वित्तीय वर्ष 2013-14-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6,00,000 रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में, ठीक है, 48,000 रुपये वार्षिक, ठीक है, जीवन बीमा प्रीमियम में, ठीक है, कितना जी आपका? 25,000 रुपया की प्रीमियम जमा करती है। यदि वर्ष के प्रथम 14 माह में, ठीक है, कितना जी आपका? 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है। सभी बचत पत्रों की छूट की अधिकतम सीमा है आपका 1,00,000 रुपये। दे आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर की दरें निम्नानुसार है। पहला 2,50,000 तक कोई कर नहीं, 2,50,000 से 5,00,000 तक 10% और 5,00,000 से 10,00,000 तक आपका, ठीक है, 20% है। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त मुझे देय शिक्षा, ठीक है, उपकर भी ज्ञात करना है 3%। अक्सर 3% ही शिक्षा उपकर होता है, तो चलो ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से, श्रीमती, मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आय की देखते हैं। श्रीमती भावना की वार्षिक आय तो कितना है आपका? तो श्रीमती भावना की वार्षिक आय है आपका 6,00,000 रुपए। यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,00,000। कितना लिख दिया जी आपका? 6,00,000, ठीक है। अब आय की, ठीक है, आयकर की धारा 80 के तहत कुल जमा राशि, ठीक है, कुल जमा राशि तो किसमें जमा करता है जी? तो देखो ध्यान से, वह जमा करता है सामान्य भविष्य निधि में, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्य, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? निधि, ठीक है, और प्लस, ठीक है, क्या बोलता है आपका? जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन, ठीक है, बीमा, बीमा प्रीमियम, प्रीमियम, ठीक है, जीवन बीमा प्रीमियम। तो जीवन बीमा प्रीमियम में कितना है? देखो सामान्य भविष्य निधि में आपका है आपका 48,000, ठीक है, और जीवन बीमा प्रीमियम में है आपका कितना? ठीक है, 25,000, ठीक है, कितना जी आपका? 25,000। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका? तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 73,000, कुल मिलाकर 73,000।
73,000। ठीक है, ये आपका 73,000, दोनों को जोड़कर कितना हो गया आपका जी 73,000। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं आय में छूट की राशि 1 लाख तक, लेकिन 1 लाख से कम है, 1 लाख से क्या है जी आपका कम है, तो केवल 73,000 ही छूट होगा। तो कर योग्य राशि तो उनके आय में झगड़ाते हैं, तो ये हो गया कर योग्य राशि 6 लाख माइनस 73,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5,27,000 नहीं 27,000। ठीक है, 6,27,000, 6,27,000। दिए गए आयकर की दर ठीक है क्रमांक 3 के अनुसार 2,00,000 ठीक है 50,000 तक कोई कर नहीं, 2,50,000 से 5,00,000 तक 10% और 5,00,000 जो ऊपर है आपका उसका कितना परसेंट जी 20%। तो 5,00,000 से कितना ऊपर है देखो ध्यान से, 5,00,000 से ऊपर है आपका 27,000 रुपया। तो यहाँ पर ऐसा करूँगा 5,27,000 का माइनस 5,00,000 तक 10% बोला है ना, तो 5,00,000 का कितना परसेंट जी 20%, तो मैंने 20% कर दिया, प्लस उससे कम देखो अब 27,000 तो उसमें चला गया, बचा कितना आपके पास 5,00,000। तो 5,00,000 में से 2,50,000 का कोई कर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2,50,000 पुनः माइनस, ठीक है 2,50,000 का ठीक है कितना परसेंट जी 10%, कितना परसेंट 10%, तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 का 10% बट्टे 100, ठीक है, और आपका हो जाएगा 27,000, 27,000 का कितना परसेंट 20%, 27,000 का 20% बट्टे 100, यहाँ से 2 जीरो कैंसल, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसल, ये आपका हो गया 25,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना तो 5400। ठीक है, कितना जाएगा ये 5400, 25 और 2 हो जाएगा देखो 25 और 5 30, तो 30,400, 30,400। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है शिक्षा, क्या ज्ञात करना है जी मुझे शिक्षा उपकर ज्ञात करना है। तो 30,400 का कितना परसेंट 3% बोला है, तो 30,400 का 3% बटे 100, इसके साथ तो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 तिया 9 रुपए, ये मुझे शिक्षा अधिक उपकर ठीक है क्या मिल आपका। ठीक है 912 रुपए कुल देय आयकर, कुल देय ठीक है आयकर, आयकर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ठीक है 30,400 प्लस 912 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 31 2, ठीक है भावना द्वारा, भावना ठीक है द्वारा ठीक है जमा आयकर, जमा ठीक है आयकर कितना है आपका जी जमा आयकर। तो यहाँ पर देखो हर महीना 15,000 रुपया 11 महीने तक, तो हो जाएगा 16,500। ठीक है, शेष दे आयकर, शेष दे आयकर, शेष दे आयकर तो हो जाएगा 31,312 माइनस 16,500। ठीक है 16,500, तो ये हो जाएगा आपका 12 है तो 12, ठीक है, ये 18 में 13 में से 5 गया तो 8 कैरी आया 1, ठीक है, उसके पास 7 हो जाएगा आपका 7, 11 में से 4 गया 7 गया तो 4, ठीक है 1, तो ये हो जाएगा 1, 14,812 रुपया शेष है। अतः भावना को 14,812 रुपये और आयकर जमा करनी होगी। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ओके बाय, गुड डे।